हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मुगल अम्पायर। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा है वो मुगल अम्पायर है। तो सीटेड में जो इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपको पता है कि हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये आपकी हिस्ट्री क्या है, एनसीईआरटी है पूरी, जिससे आपके एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मुगल साम्राज्य की टाइम की बात करें, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा मुगल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मुगल साम्राज्य क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर ने क्या किया था, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, यानी मुगल साम्राज्य का जो पहला संस्थापक था वो बाबर था। अगर बाबर की टाइम की बात करें तो बाबर 1526 से और 1530 तक क्या करेगा, शासन करेगा भारत पर। ठीक, तो अगर मुगल के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर हम मुगल के बारे में बात करें तो मुगल जो लोग थे उनके अंदर दो नस्लों का खून था। ठीक है, मुगलों के अंदर दो नस्लों का खून था। मुगल जो थे वो माता की तरफ से, यानी मुगल अपने माता की तरफ से क्या थे, मंगोल थे। क्या थे, मंगोल। ठीक है, और पिता की तरफ से तुर्क थे, तुर्क। लेकिन मुगल जो थे अपना संबंध मंगोलों से नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए कि मंगोलों की जो छवि थी वो ठीक नहीं थी। आपको पता है कि मंगोलों की जो छवि थी वो नरसंहार और लूटपाट की थी। तो मुगल लोग अपना जो संबंध है वो क्या करेंगे, वो तुर्कों से स्थापित करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के पहले संस्थापक की बात करें, बाबर की बात करें, तो आपको पता है कि बाबर फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था, तो फरगना का शासक था। लेकिन भारत पर आक्रमण से पहले, ठीक है, भारत पर आक्रमण से पहले 1398 में तुर्की आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अतः मुगलों ने तैमूर वंशज होने का दावा किया। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो मुगल जब भारत पर आक्रमण करेंगे तो इस बात का दावा करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर हमारे बाप दादाओं का क्या है, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो क्या कहेंगे कि 1398 में किसने आक्रमण किया था, तैमूर ने। क्योंकि वो अपना संबंध किससे जोड़ रहे हैं, तुर्क। तो तुर्क क्या था, तैमूर वंशज था। तो वो तैमूर वंशज से क्या करेंगे, अपना संबंध जोड़ेंगे और इस बात का दावा करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पे क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उस समय भारत में जो शासक था, ठीक है, लोदी वंश का शासन था। और लोदी वंश का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी उस समय शासन कर रहा था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए दिल्ली जो है अब हमारी होगी। तो क्या ये बात अगर कोई राजा बाहर से आके कहे और यहाँ पे जो राजा राज कर रहा हो, क्या इस बात को मानेगा, नहीं मानेगा। तो इब्राहिम लोदी क्या करेगा, इस बात से इनकार कर देगा और दोनों के बीच क्या होगा, फाइट होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगी। वही युद्ध क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ बाबर को थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ मात्र 12 साल की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना। ठीक है, फरगना का शासक कितने साल की उम्र बना, 12 साल की उम्र बना। ठीक है, लेकिन वहीं उज्बेक लोग थे, फरगना के बगल में ही क्या थे, उज्बेक। और उज्बेक कौन थे, तो उज्बेक जो लोग थे वो मंगोलों की दूसरी शाखा थी। क्या थी, मंगोलों की दूसरी शाखा थी। उसने क्या किया, उसने फरगना पर आक्रमण कर दिया। 12 साल का बच्चा है। ठीक है, बाबर कितने साल का था, 12 साल का था। बाबर खुद सो शासन नहीं कर रहा होगा ना, उसके यहाँ जो मंत्री होंगे, उसके यहाँ जो लोग होंगे, जो उच्च पद पर होंगे, उनकी सहायता से शासन करता होगा।
तो बाबर को क्या करना पड़ा, फरगना भी छोड़ना पड़ा। बाबर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बाबर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचाता था। अब बाबर रुख करेगा भारत की तरफ। तो भारत पर जब एंट्री करेगा तो सबसे पहले उसे काबुल को जीतना होगा। तो 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा करेगा बाबर। ठीक है, भारत पर आने से, आक्रमण करने से पहले बाबर ने 1504 में क्या करेगा, काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1500 से फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ेगा और 1526 एडी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध होगा। ठीक है, इसमें जो इब्राहिम लोदी होगा उसकी हार होगी और बाबर इस युद्ध में जीत जाएगा। ठीक है, तो बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपों और गोला बारूदों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, बाबर के पास सेना कम थी लेकिन उसकी टेक्निक, युद्ध की जो टेक्निक थी बाबर की, वो क्या थी, अच्छी थी। तो बाबर क्या करेगा, इस युद्ध में सबसे पहली बार भारत में गोला और तोप बारूदों का इस्तेमाल करेगा। जो युद्ध की जो नीति बनाएगा वो अर्धचंद्राकार नीति बनाएगा, अर्धचंद्राकार बनाएगा। जैसे जैसे इब्राहिम लोदी की जो सैनिक होगा अंदर आते जाएंगे, ऐसे घेरता जाएगा, ऐसे घेरता जाएगा, उसके बाद से घेर के क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। तो इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। ठीक है, दूसरा युद्ध किसके साथ होगा। ठीक है, उसके बाद से 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, हालांकि बाबर को इंडिया में बुलाने के लिए न्योता दो लोग दिए थे। ठीक है, एक दौलत खां और एक राणा संगा। लेकिन जब बाबर यहाँ पे आया तो धीरे धीरे क्या करेगा, अब वो कब्जा जमाने लगेगा। इन लोगों को लगा कि वो आएगा यहाँ से और लूटपाट करेगा, जो धन मिलेगा लेगा और शासन के लिए जो दिल्ली है वो हमें सौंप कर चला जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बाबर की लड़ाई किसके साथ होगी, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा संगा के साथ। इसमें राणा संगा की हार हुई। उसके बाद से फिर बाबर 1528 में चंदेरी का युद्ध होगा। तो चंदेरी का युद्ध किसके साथ होगा, तो बाबर और मेदिनी राय के। ये क्या थे, मेदिनी राय एक राजपूत शासक थे, इनके साथ हुई। तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की क्या होगी, हार होगी। ठीक है, उसके बाद से 1529 में घाघरा का युद्ध होगा, बाबर वर्सेज महमूद लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था महमूद लोदी, यानी लोदी वंश का यह शासक था जो अफगान शासक था। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके साथ होगा, तो बाबर और इब्राहिम महमूद लोदी के साथ। इस युद्ध में महमूद लोदी की हार होगी। उसके बाद 1530 में बाबर की मौत हो जाएगी। तो बाबर ने बैक टू बैक कितने युद्ध किए, 4 युद्ध किए। पहला 1526 में पानीपत का युद्ध, उसके बाद से 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। यहाँ मुगलों ने उत्तराधिकार की जो नीति थी, ठीक है, मुगलों ने उत्तराधिकारी का तैमूरी प्रथा को अपनाया था। ठीक है, अब बाबर के मृत्यु के बाद, बाबर के 4 पुत्र थे, तो तैमूरों की एक प्रथा थी। ठीक है, ये राज्य है तो उसको A, B, C और D यानी कि 4 भागों में विभाजित कर देना। तो तैमूरी जो प्रथा थी, जो संपत्ति का विभाजन था, वो प्रथा का नाम था सहदयाद प्रथा। क्या नाम था, सहदयाद प्रथा। ये क्या था, इसके अनुसार पिता की संपत्ति का बराबर भागों में विभाजन। क्या था, बराबर भागों में विभाजन। और आप देखेंगे कि मुगल में जितने भी शासक आएंगे सब क्या करेंगे, अपने पिता को मारेंगे या अपने भाई से युद्ध करेंगे। इसका कारण ये है कि सबको अगर बराबर बराबर भागों में संपत्ति बांट दी जाएगी तो सब लोग चाहेंगे कि हम राजा बने। और इससे पहले जो चीजें थी राजा बनने का, जो ठीक है, जो प्रथा थी वो क्या था, ज्येष्ठाधिकार था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब कि राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बाबर के मृत्यु के बाद जो राजा कौन बनेगा, तो बाबर के मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनेगा वो हुमायूं बनेगा। ठीक है,
तो 1530 में बाबर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाबर का जो पुत्र था हुमायूं क्या बनेगा, वो अगला राजा बनेगा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कामरान, इसका विद्रोह होगा, और इस विद्रोह का फायदा कौन उठाएगा, दूसरा उठाएगा। कहा जाता है ना कि जब आपस में, जब भाइयों में झगड़ा होता है तो मजा कोई और लेता है। ठीक है, जब आपसी झगड़ा होगा तो फायदा कोई और उठाता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ। ठीक है, मिर्जा कामरान का विद्रोह होगा, और हुमायूं और उसके भाइयों की आपसी संघर्ष का फायदा उठाकर शेर शाह ने हुमायूं को लगातार 2 युद्धों में पराजित किया। शेर शाह क्या करेगा, शेर शाह इस आपसी संघर्ष का फायदा उठाएगा और हुमायूं को 2 युद्धों में लगातार हराएगा। वो दोनों युद्ध कौन कौन थे, तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 के कन्नौज का युद्ध। ये 2 युद्धों में हुमायूं को कौन हराएगा, शेर शाह सूरी हराएगा। ठीक है, तो हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ेगा, और लगभग 15 वर्षों तक भारत छोड़कर उसे सफाविद शासक, कौन शासक, सफाविद शासक के यहाँ शरण लेनी पड़ी। ठीक है, ये क्या था, ये ईरान का शासक था, यानी हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा, और उसके बाद ईरान के शासक, सफाविद शासक के यहाँ इसको शरण लेनी पड़ी। लगभग 15 सालों तक एग्जाइल रहा, बाहर रहा। ठीक है, और इस दौरान शेर शाह दिल्ली में सूर वंश का शासक बना। ठीक है, तो दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया, शेर शाह का कब्जा हो गया। ये शेर शाह जो था ये क्या था, अफगान था, ये सेकंड अफगान इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं ने 15 वर्षों तक क्या किया, निर्वासन बिताया। उसके बाद शेर शाह के मृत्यु के बाद हुमायूं ने फिर 1555 में दिल्ली पर पूरा कब्जा किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं ने पुनः कब दिल्ली पर कब्जा किया, तो 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। उसके बाद उसके 6 महीने बाद, यानी कि दोबारा राजा बनने के 6 महीने बाद, यानी 6 महीने शासन के पश्चात हुमायूं शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मारा गया। तो ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है सीटेट में। ठीक है, तो किस सीढ़ियों से, तो शेर मंडल नामक सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मारा गया, उससे गहरी चोट लगी होगी ऐसा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं के बाद इसका बेटा राजा बना अकबर, 13 साल के उम्र में शासक बना। यह आपकी पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नए वाले में ये चैप्टर हटा दिया है, लेकिन क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक, फिर आगे बात करेंगे। तो हुमायूं के बाद हुमायूं वो जब बेटा था राजा बनेगा अकबर, कौन बनेगा, अकबर बनेगा। ठीक है, तो अकबर कितने साल की उम्र में राजा बना, अकबर 13 साल की उम्र में शासक बनेगा। और अकबर किसके संरक्षण में, ठीक है, तो अकबर का संरक्षण बैरम खां करेंगे। भाई हुमायूं के समय जो और अधिकारी थे, ठीक है, वो क्या थे, बैरम खां थे। तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर क्या करेगा, राजा बनेगा। और उसी के समय, ठीक है, पानीपत का सेकंड युद्ध होगा। ठीक है, तो पानीपत का सेकंड युद्ध कब होगा, 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड युद्ध होगा। इस युद्ध में अकबर और हेमू के बीच क्या होगी, लड़ाई होगी। लेकिन अकबर की तरफ से लीड कौन करेंगे, अकबर की तरफ से लीड करेंगे बैरम खां, क्योंकि अकबर की उम्र क्या है, अभी अकबर की उम्र इस समय 13 साल है। इसमें हेमू की क्या होगी, हार होगी। फिर आगे देखेंगे, अकबर ने स्वयं को अपने संरक्षक से मुक्त कर दिया। अब अकबर हमेशा बच्चा तो रहेगा नहीं कि 13 साल का ही रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी उम्र जब बढ़ेगी, जब स्वतंत्र होगा, तो टोका टोकी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं आप कि अगर कोई संरक्षण या माँ बाप हो, अगर उसे हमेशा टोकता रहे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ, तो उसे ये बात बुरा नहीं लगता है। तो बैरम खां के इन बातों से क्या होगा, अकबर क्या करेगा, अपने आप को स्वयं से, यानी कि उनके संरक्षण से क्या कर लेगा, मुक्त कर लेगा, और अपना डिसीजन स्वयं लेने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है ना कि मुगलों के समय कौन सी प्रथा चल रही थी, शहरयार प्रथा। तो अब इसका एक सौतेला भाई था कामरान, जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, सॉरी क्या नाम था, मिर्जा हाकिम। अब मिर्जा हाकिम और अकबर के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। इन दोनों के बीच क्या होगा, विद्रोह होगा।
तो अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने इसका क्या किया, अकबर का विरोध किया, और इस विरोध में क्या होगा, मिर्जा हाकिम हार जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद अकबर क्या करेगा, वह अकबर ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। अब अकबर क्या करेगा, चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। तो चित्तौड़ पर जो मेवाड़ शासक थे वो क्या थे, सिसोदिया वंश के शासक थे। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तो 1568 में, ठीक है, और इसे जीत लेगा। उसके बाद 1559 में रणथंभौर पर कब्जा कर लेगा। अकबर धीरे धीरे ये सारे क्षेत्र जीतता रहेगा और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। इस दौरान कुछ राजपूत परिवारों ने अकबर से मित्रता स्थापित की। ठीक है, अकबर से क्या होगा, मित्रता स्थापित करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अकबर के ही एक सेनापति, अकबर के ही एक अधिकारी ने, जिसका नाम था आसफ खान, ने गढ़कटंगा पर आक्रमण किया 1565 पर, और रानी दुर्गावती को क्या करेगा, वो हरा देगा। क्योंकि रानी दुर्गावती क्या थी, गढ़कटंगा की क्या थी, रानी थी। तो आसफ खान और रानी दुर्गावती के बीच कौन सा युद्ध होगा, तो गढ़कटंगा का युद्ध होगा। ठीक है, यानी गढ़कटंगा क्या था, तो रानी दुर्गावती का इस पर शासन था। ठीक है, उसके बाद 1585 तक अकबर ने संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा कर लेगा, और गुजरात और बंगाल की जीत ने मुगलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देगा। तो आप इसे ओवरऑल देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल।